गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिक पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड्स बोलते हैं इसको, या पारिस्थितिक शंकु कहते हैं। आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे ये देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न स्तरों को जीव संख्या, जीव भार तथा इसमें संचित ऊर्जा की मात्राओं के अनुपात को जब हम चित्रों द्वारा व्यक्त करते हैं या इसका रेखीय निरूपण करते हैं, तब एक शंकु जैसी या पिरामिड जैसी आकृति प्राप्त होती है, जिसे पारिस्थितिक शंकु या इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तर जैसे उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता को संख्या, जैव भार, ऊर्जा प्रवाह आदि के संदर्भ में जब चित्रात्मक इसका निरूपण किया जाता है तो उसे पारिस्थितिक पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। इस तथ्य को सन 1927 में एडल्टन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पारिस्थितिक पिरामिड के आधार पर हमेशा उत्पादक होता है, उसके बाद क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। जब इसका रेखीय निरूपण करते हैं तो शंकु की आकृति हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसे हम पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक पिरामिड को 3 प्रकारों में विभक्त किया गया है, तो उसे हम देखते हैं। पहला है पारिस्थितिक पिरामिड, तो पिरामिड ऑफ नंबर। पहला जो पिरामिड होता है पिरामिड ऑफ नंबर, या इसको कहते हैं जीव संख्या का पिरामिड। दूसरा पिरामिड होता है जीव भार का पिरामिड, और तीसरा पिरामिड होता है ऊर्जा का पिरामिड। तो पहला पिरामिड हम अध्ययन करेंगे जीव संख्या का पिरामिड। तो जीव संख्या का पिरामिड उत्पादक एवं प्रथम, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ताओं के बीच के संबंध के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। उनकी संख्या, यहाँ पर क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, जीव संख्या के आधार पर जो है पिरामिड बनता है। तो सबसे ज़्यादा ये पिरामिड जो है किन किन जगहों पर कैसे कैसे पाया जाता है, इनको हम देखेंगे। तो ग्रासलैंड और क्रॉप इकोसिस्टम में ये क्या होता है, हमेशा सीधा रहता है, और ट्री के इकोसिस्टम में या एक पेड़ का जो इकोसिस्टम होता है या पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसमें यह सदैव उल्टा पाया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है। ग्रासलैंड में ग्रास की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ग्रासलैंड, और हम देखते हैं कि क्रॉप फील्ड पे, ठीक है, क्रॉप्स की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और हमने कहा, पहले ही बताया कि उत्पादकों को हमेशा हम आधार पर रखते हैं। इसको खाने वाले प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, जो कि संख्या में कम होते हैं ग्रास की तुलना में, या क्रॉप हम बोते हैं या उगाते हैं उनकी तुलना में कम होते हैं। तो ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। और जब इसका ग्राफिकल निरूपण किया जाता है तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम और क्रॉप इकोसिस्टम दोनों का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। किंतु जब हम ट्री इकोसिस्टम की बात करते हैं तो पेड़ जो है उत्पादक होता है, जो कि अकेला होता है। इसके ऊपर बहुत सारे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता पाए जाते हैं, जो कि जो है धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि पेड़ सिंगल है। उसके ऊपर बहुत सारे जो हैं कीट, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, उनको खाने वाले और कीड़े मकोड़े उनसे और ज़्यादा होते हैं। फिर उनमें बर्ड्स भी बहुत सारी रह सकती हैं। तो इस तरीके से जो पिरामिड बनेगा वो हमेशा उल्टा होता है। तो जब पूछा जाए कि पिरामिड ऑफ नंबर किन किन इकोसिस्टम्स के लिए अपराइट होगा और किन किन इकोसिस्टम के लिए इन्वर्ट होगा, तो आप बता सकते हैं कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम और क्रॉप इकोसिस्टम के लिए पिरामिड हमेशा सीधा होता है, जबकि ट्री इकोसिस्टम के लिए ये पिरामिड उल्टा होता है। तो इस तरीके से हमने देखा पहला पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है, जीव संख्या का पिरामिड, जिसमें हम संख्या के आधार पर इस पिरामिड का गठन करते हैं या गठित होता है। दूसरा पिरामिड होता है जीव भार का पिरामिड। तो जीव भार का पिरामिड हम देखते हैं कि अपराइट किसके लिए होता है और इन्वर्टेड किसके लिए होता है। तो इसमें जीव की संख्या से हमें कोई खास हमको ध्यान नहीं देखना है, हमको देना है जीव भार पर। ठीक है, तो जीव का भार
जितना ज़्यादा होगा पिरामिड को उस आधार पर बनाया जाता है। तो अपराइट होगा ग्रासलैंड एंड ट्री इकोसिस्टम के लिए और इन्वर्टेड होगा पॉन्ड इकोसिस्टम के लिए। अब इसको देखते हैं ये कैसे होता है। तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रास की संख्या और ट्री, अगर हम ट्री इकोसिस्टम की बात करें तो ट्री जो है उनका भार बहुत ज़्यादा होता है। इसमें रहने वाले जीव जंतु एक तो संख्या में भी कम होंगे और उनका जो भार होगा वो ग्रास के बनस्बत या ट्री के बनस्बत कम होता जाता है। तो इस तरीके से जो है इनका पिरामिड जो है हमेशा सीधा बनता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम और ट्री इकोसिस्टम के लिए। किंतु जब हम जैसे ही जलीय इकोसिस्टम पॉन्ड इकोसिस्टम में जाते हैं तो इसका जो पिरामिड जो है वो उल्टा बनने लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो कम होते हैं, उनको खाने वाले हर्बीवोर उससे ज़्यादा भारी होते हैं। प्रोड्यूसर जो है उनका भार कम होता है, उनको खाने वाले जो फिशेस हैं उनका भार उससे कहीं ज़्यादा होता है, और इन छोटी फिशेस को खाने वाले बड़ी फिशेस का भार जो है उससे और कहीं ज़्यादा होता है। इसलिए जो है अगर हम पिरामिड को ड्रॉ करते हैं जब पॉन्ड इकोसिस्टम में या जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में, तो इसका जो पिरामिड जो होता है वो इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से पिरामिड ऑफ बायोमास जो है अपराइट होगा ग्रासलैंड और ट्री इकोसिस्टम के लिए और इन्वर्टेड होगा एक्वेटिक या पॉन्ड इकोसिस्टम के लिए। तीसरा, पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है ऑलवेज अपराइट होता है, क्योंकि जब हमने ऊर्जा प्रवाह देखा है तो वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक होता है, और जो है प्रत्येक जो है ट्रॉफिक लेवल में जाते जाते जो है 90% एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर ली जाती है, कुछ लॉस कर ली जाती है, या 90% एनर्जी जो है वो यूज़ करके 10% ही आगे जाता है। तो एनर्जी जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाने पर कम होती जाती है। तो पिरामिड जो है वो हमेशा अपराइट ही बनेगा, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, चाहे क्रॉप्स इकोसिस्टम हो, चाहे वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो। एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट और स्ट्रेट होगा। ठीक है, तो ये था इकोलॉजिकल पिरामिड जिसे आज हमने पढ़ा। इसके ऊपर जो भी डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।